सीरीज की कहानी 1996 में कोल्हापुर से शुरू होती है। यहाँ हम रवि नाम के एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो अपने मम्मी पापा के साथ कहीं जा रहा है। रवि अपने पापा से छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पूछता है। पापा बताते हैं कि शिवाजी महाराज एक महान व्यक्ति थे जो हमेशा अपने लोगों की रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ते थे। यह सुनकर रवि बहुत खुश होता है। तभी एक ट्रक उनकी कार को जानबूझकर टकरा देता है। इस वजह से रवि के पापा तेजी से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन उनकी कार नदी में गिर जाती है। लेवी को तो बाहर निकाल दिया। कहानी कुछ साल बाद आगे बढ़ती है। अब रवि बड़ा हो चुका है और रायगढ़ फोर्ट पर ट्रैकिंग कर रहा है। उसके साथ उसका भाई आदि भी है। दोनों मिलकर फोर्ट के ऊपर पहुंचते हैं। वहां रवि को प्रियल नाम की एक लड़की का फोन आता है जो उसे बताती है कि दीक्षित सर का भाषण होने वाला है। रवि कहता है कि वह जरूर आएगा। हम जानते हैं कि दीक्षित एक बड़े जज है और प्रियल उनकी सहायक है। इसके बाद हम दीक्षित सर को देखते हैं जो रवि की वीडियो देख रहे हैं। दरअसल रवि शिवाजी महाराज के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, इसलिए वह उनके बारे में वीडियो बनाता था और उनकी जगहों पर जाता था। दीक्षित भी वही वीडियो देख रहे थे। फिर दीक्षित मंदिर में जाते हैं जहां उन्हें प्रशिक नाम का एक आदमी मिलता है। दोनों इस तरह बात कर रहे होते हैं जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो और उनकी बातें सुन रहा हो। दीक्षित मंदिर से जाने से पहले पानी में सूर्यदेव को देखने की बात कहते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद प्रशिक वहां आता है और जब वह पानी में सूर्यदेव को देखता है तो उसे वहां एक चीज दिखाई देती है। प्रशिक उसे ले लेता है क्योंकि दीक्षित ने उसे बताया था कि जल्दी ही नया शिलेदार इसे लेने आएगा। फिर हमें पता चलता है कि दीक्षित को 4 स्टेज कैंसर है और उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। इसके बाद हम गवर्नर राम को देखते हैं जो अपने आदमी से कहता है कि वह दीक्षित पर नजर रखे क्योंकि दीक्षित अब कमजोर हो चुका है और वह कुछ न कुछ जरूर करेगा। अब हम रवि को देखते हैं जो दीक्षित के सेमिनार में आया है। जब दीक्षित स्पीच देने के लिए जा रहा होता है तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वहां एक डॉक्टर भी होता है जो दीक्षित की जांच करता है। डॉक्टर देखता है कि दीक्षित की हार्ट बीट सामान्य है, लेकिन दीक्षित ऐसा दिखा रहा होता है जैसे उसे हार्ट अटैक आया हो। रवि देखता है कि दीक्षित के पास वही रिंग है जो उसके पापा पहना करते थे। यह बात रवि को थोड़ी अजीब लगती है। फिर दीक्षित रवि से कहता है कि वह उसे बाद में बाहर आकर मिले। रवि समझ जाता है कि दीक्षित कुछ खास जानता है। जब रवि दीक्षित से मिलने जाता है तो दीक्षित उसे देखकर खुश होते हैं। दीक्षित रवि को बताता है कि वह और रवि के पापा बहुत अच्छे दोस्त थे। यह सुनकर रवि बहुत खुश होता है। फिर दीक्षित बताता है कि वे दोनों शिलेदार के वंशज हैं। हमें पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने की रक्षा हमेशा शिलेदार करते थे और रवि और दीक्षित भी उन्हीं के वंशज हैं जो आज तक शिवाजी महाराज के खजाने की रक्षा कर रहे हैं। यह सब सुनकर रवि को विश्वास नहीं होता, लेकिन दीक्षित उसे समझाते हैं। रवि के मम्मी पापा की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। वे खजाने की रक्षा कर रहे थे, इसलिए उन्हें मारा गया। लेकिन रवि के पापा ने उसे बचाया ताकि वह बड़ा होकर शिलेदार बन सके और अपना फर्ज निभा सके। दीक्षित बताता है कि जब रवि उस एक्सीडेंट से बच गया तो उसके दादाजी ने उसे एक दूसरी फैमिली में अडॉप्ट करवाया ताकि उसकी जान को खतरा ना हो। वे लगातार रवि पर नजर रखते थे और रवि के दादाजी उसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताते रहते थे ताकि रवि को उनके बारे में और जानने का इंटरेस्ट पड़े। अब रवि वही कर रहा है। तभी दीक्षित को पता चलता है कि वहां 2 इलेक्ट्रिशियन आए हैं जो कहते हैं कि यहाँ की वायरिंग में कुछ गड़बड़ है। दीक्षित उन्हें बताता है कि यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन वे अंदर घुस जाते हैं। दीक्षित समझ जाता है कि कुछ समस्या हो सकती है, इसलिए वह रवि को वहां से जाने के लिए कहता है और उसे एक किताब देता है। जैसे ही रवि वहां से जाता है जिसे देखकर दीक्षित तरसा है। कुछ समय बाद पुलिस रवि के घर आती है। ने दीक्षित को मारा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और देखा कि दीक्षित से मिलने रवि ही आया था, इसलिए उनका शक रवि पर था। हालांकि रवि बताने की कोशिश करता है कि जब वह दीक्षित से मिला था तब वहां 2 इलेक्ट्रिशियन भी आए थे, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई फुटेज नहीं मिलता। इस वजह से पुलिस रवि को पकड़ लेती है। तभी प्रियल वहां आती है और पुलिस वालों से कुछ कहती है। पुलिस ने पहले सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया ताकि वे रवि को अरेस्ट कर सके, लेकिन उनके पास सीसीटीवी फुटेज के अलावा कोई और सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें रवि को छोड़ना पड़ा। जब रवि बाहर आता है तो वह सोचता है कि आखिर दीक्षित को किसने मारा होगा। तभी उसे दीक्षित का एक मैसेज मिलता है जिसमें कोड भाषा में लिखा होता है कि वह उसके चेंबर में जाए।
यह देखकर रवि समझ जाता है कि वहां कुछ ऐसा होगा जिससे उसे सच्चाई पता चलेगी। प्रियल के पास दीक्षित के चेंबर का एक्सेस था, इसलिए रवि उसे अपने साथ लेकर वहां जाता। वहां राम का आदमी भी है जो अभी भी रवि पर नजर रख रहा है। जब रवि और प्रियल चेंबर में आते हैं तो वे हर जगह तलाशी लेने लगते हैं। तभी उनकी नजर अशोक स्तंभ पर पड़ती है, जो एक लॉकर जैसा होता है। रवि और प्रियल मिलकर उसे खोलते हैं और अंदर एक घड़ी का हिस्सा पाते हैं, जिसे वे अपने पास रख लेते हैं। तभी रवि को आदि का कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि बाहर पुलिस ऑफिसर आ चुका है। ये सुनकर रवि के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह खिड़की से कूदकर भाग जाता है और प्रियल भी उसके साथ भाग जाती है। पुलिस ऑफिसर उन्हें भागता हुआ देख लेता है, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता। इसके बाद हम एक अवार्ड फंक्शन देखते हैं, जहां प्रताप नाम का एक आदमी अवार्ड पाने वाला होता है। प्रताप ने छत्रपति शिवाजी महाराज की बताई हुई राह पर चलकर कई लोगों की मदद की थी और शिवाजी महाराज के खजाने का पता लगाने की कोशिश की थी, इसलिए उसे यह अवार्ड मिल रहा था। लेकिन प्रताप इस अवार्ड को लेने से मना कर देता है। उसका कहना है कि जब तक वह छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन नहीं ढूंढ लेता, वह यह अवार्ड नहीं ले सकता। तभी हम रवि, प्रियल और आदि को देखते हैं। रवि एक ढाबी पर बैठकर प्रताप का इंटरव्यू देख रहा था। प्रियल उसे बताती है कि उसे दीक्षित के चेंबर में एक और चिट मिली थी। जब वह चिट दिखाती है तो उसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं। आदि उन नंबरों को चेक करता है और पता चलता है कि वे एक जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये कोऑर्डिनेट्स मुंबई के चौर बाजार की एक दुकान के थे। रवि तय करता है कि वह वहां जाएगा, लेकिन उसे पता है कि वहां खतरा हो सकता है, इसलिए वह आदि से कहता है कि वह वापस यूएस चला जाए, लेकिन आदि कहता है कि वह उसके साथ रहेगा। प्रियल भी कहती है कि वह भी रवि के साथ आएगी। फिर वे अपनी कार वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पीछे पुलिस थी, और बस से मुंबई जाते हैं। जब वे दुकान पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वह प्रशिक की दुकान थी। रवि दीक्षित के बारे में प्रशिक को बताता है और प्रशिक समझ जाता है कि रवि अगला श्लेता है। वह उसे अंदर बुलाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पता पाता, राम के लोग हमला कर देते हैं। इस वजह से सब लोग दूसरी जगह भाग जाते हैं। अब रवि प्रशिक को वह घड़ी दिखाता है जो उसे दीक्षित के चैम्बर में मिली थी। प्रशिक देखता है और बताता है कि कई साल पहले दीक्षित ने उसे एक जगह खुदाई करने के लिए कहा था और तब उसे यह घड़ी मिली थी। दीक्षित ने समझा था कि यह घड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की है और उसे संभालने को कहा था, लेकिन कुछ लोग इसके पीछे पड़े थे और उन्होंने प्रशिक की फैमिली को मार दिया। इसके बाद दीक्षित ने प्रशिक का नाम बदलकर उसे मुंबई लाया। प्रशिक बताता है कि वह इसलिए आज भी जिंदा है क्योंकि वह नहीं चाहता कि जिन लोगों ने उसकी फैमिली को मारा वे कभी खजाने तक पहुंचे। साथ ही वह रवि को बताता है कि अब उसे भी अपने पापा और दीक्षित की तरह इस खजाने की रक्षा करनी होगी। प्रिया ये सारी बातें कॉल करके राम को बताती है। असल में प्रिया राम के साथ मिली हुई थी। इसी बीच प्रशिक रवि से कहता है कि खजाने का दरवाजा खोलने के लिए उन्हें 3 चाबियों की जरूरत होगी। एक चाबी तो रवि के पास है, दूसरी उन लोगों के पास होगी जिन्होंने रवि के पापा को मारा था, और तीसरी चाबी उन्हें खुद ढूंढनी पड़ेगी। तभी रवि को याद आता है कि दीक्षित ने उसे एक किताब दी थी। जब वह प्रशिक को वह किताब दिखाता है तो प्रशिक को वह थोड़ी अजीब लगती है। वह उसका कवर फाड़ता है और अंदर एक मैप मिलता है जो राजभवन के टनल का था। यह देखकर वे तय करते हैं कि उन्हें राजभवन जाना होगा, लेकिन वहां जाने के लिए पास की जरूरत थी। प्रियल कहती है कि वह पास का इंतजाम कर लेगी। इसके बाद रवि, प्रियल और प्रशिक राजभवन पहुंचते हैं। वहां पर रवि का दोस्त आदि कार में बैठा था ताकि वह उन्हें लोकेशन बता सके। राजभवन में बहुत सारे लोग थे क्योंकि वहां एक फंक्शन चल रहा था जिसमें राम भी था। अब ये तीनों मैप के अनुसार लाइब्रेरी में जाते हैं। जैसे ही रवि और प्रशिक अंदर जाते हैं, प्रियल भी अंदर आने वाली होती है, लेकिन एक गार्ड उसे देख लेता है, जिससे प्रियल अंदर नहीं आ पाती। रवि और प्रशिक लाइब्रेरी में छानबीन करने लगते हैं और वहां उन्हें एक और दरवाजा मिलता है। जब वे उस दरवाजे से अंदर जाते हैं तभी आदि देखता है कि राम के लोग वहां आ गए हैं। वह इस बारे में जानकारी देने के लिए रवि को कॉल करता है, लेकिन रवि अंदर होने की वजह से कॉल नहीं उठा पाता। रवि और प्रशिक बेसमेंट में जाते हैं और देखते हैं कि वहां के पत्थरों पर अलग अलग निशान बने हुए थे। वे 2 पत्थरों को पुश करते हैं जिससे दरवाजा खुलता है और वहां से उन्हें एक बॉक्स मिलता है। जैसे ही वे बॉक्स लेकर वापस आने लगते हैं राम का आदमी आता है
और उनसे कहता है कि वो बॉक्स उसे दे दे। राम ने प्रशिक को धमकी दी कि अगर उसने बॉक्स नहीं दिया तो वह उसे भी मार देगा, जैसे उसने उसकी फैमिली को मारा था। यह सुनकर प्रशिक गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। इसके बाद रवि और प्रशिक उस आदमी के साथ लड़ाई करते हैं और आखिरकार उसे मार देते हैं। जब वे दोनों बॉक्स लेकर बाहर आ रहे होते हैं, तभी राम प्रियल को लेकर आता है और उसके सिर पर बंदूक रखकर कहता है कि अगर उसे बॉक्स नहीं दिया तो वह प्रियल को मार देगा। यह सुनकर रवि बॉक्स राम को देने लगता है, लेकिन प्रशिक उसे रोकता है। इस वजह से राम प्रशिक पर गोली चला देता है और उसकी मौत हो जाती है। प्रियल यह देखकर राम को पीटने लगती है और फिर वह रवि के साथ वहां से भाग जाती है। इस बीच राम पुलिस वालों से कहता है कि वह जल्दी से रवि का पता लगाएं, क्योंकि रवि ने उसे मारने की कोशिश की है। पुलिस वाले उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि वह गवर्नर है और उनकी बात को नकार नहीं सकते थे। आदि काफी टेंशन में था, क्योंकि वह रवि से संपर्क नहीं कर पा रहा था। तभी रवि और प्रियल वहां आते हैं, जिन्हें देखकर आदि खुश होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि प्रशिक की मौत हो गई है तो उसे बहुत बुरा लगता है। प्रियल फिर उन्हें एक थिएटर में ले जाती है, जहां वे सुरक्षित रह सकते थे। वहां पहुंचने के बाद आदि रवि से कहता है कि उसे सब कुछ छोड़कर वापस आ जाना चाहिए, लेकिन रवि कहता है कि उसे एहसास हो गया है कि वह एक शिलेदार है और खजाने की रक्षा करना उसका फर्ज है, इसलिए वह यहां से कहीं नहीं जाएगा। यह सुनकर आदि कहता है कि वह हमेशा रवि का साथ देगा। प्रियल भी बताती है कि वह राम के साथ मिली हुई थी। राम ने प्रियल को धमकी दी थी कि अगर उसने रवि के बारे में सारी जानकारी नहीं दी तो वो उसकी मम्मी पापा को मार देगा। इसी वजह से प्रियल ने रवि को सारी जानकारी दी थी। रवि और आदि यह सुनकर बहुत हैरान थे, लेकिन प्रियल ने कहा कि अब वह ऐसा नहीं करेगी। अब वह सिर्फ रवि का साथ देगी, क्योंकि महाराज के खजाने की रक्षा करना उसका भी फर्ज है। यह सुनकर रवि और आदि ने प्रियल को माफ कर दिया। फिर रवि को प्रताप के बारे में याद आता है, जो शिवाजी महाराज के बारे में सब कुछ जानता था। इसलिए वह तय करता है कि वह उसके पास जाएगा और पूछेगा कि इस बॉक्स में क्या है। इसके बाद वे प्रताप के घर जाते हैं और वहां गार्ड्स को बताते हैं कि वे यूट्यूबर्स हैं और प्रताप का इंटरव्यू लेने आए हैं। गार्ड्स उनकी बात सुनकर उन्हें अंदर भेज देते हैं। जब प्रताप रवि से मिलता है तो रवि खजाने के बारे में बात करने लगता है, लेकिन प्रताप कहता है कि असल में कोई खजाना नहीं होता। यह सुनकर रवि उसे सब कुछ बताने लगता है, जिससे प्रताप को थोड़ा शक होता है। उसे लगता है कि रवि धोखा दे रहा है, इसलिए वह पुलिस को कॉल करता है। तभी प्रताप की नजर रवि के पास की घड़ी पर पड़ती है। उसे देखकर प्रताप समझ जाता है कि रवि सच बोल रहा है। वह घड़ी विजयनगर के राजा की थी, जिसने सारा खजाना छत्रपति शिवाजी महाराज को दिया था, क्योंकि वह जानते थे कि शिवाजी महाराज ही उनके खजाने की रक्षा कर सकते हैं। इसके बाद वे लोग उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। असल में उस बॉक्स पर जो भाषा लिखी थी वे उसे समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद वे बॉक्स खोल लेते हैं और उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का खंजर मिलता है, जिसे वह दुश्मनों को मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें खंजर मिल गया था। साथ ही वहां एक कागज भी मिलता है, वहां पर काफी सारी पेंटिंग्स थी। यह देखकर प्रताप कहता है कि ऐसी पेंटिंग्स बूढ़ेनाथ के मंदिर में होती हैं, इसलिए उन्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि शायद अगला क्लू वहीं से मिलेगा। तभी प्रताप की सेक्रेटरी बताती है कि बाहर पुलिस आई है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। प्रताप बताता है कि उसे लगा था कि रवि धोखा दे रहा है, इसलिए उसने पुलिस को बुलाया था, लेकिन वह सभी को आश्वस्त करता है कि वह चिंता न करें, क्योंकि पुलिस ही उन्हें बचाएगी। इसके बाद प्रताप हेलीकॉप्टर से सबको उस मंदिर में ले जाता है और वे लोग वहां अगला क्लू ढूंढने लगते हैं। शुरुआत में उन्हें कुछ नहीं मिलता, इसलिए रवि उस पेपर को फिर से देखने लगता है। तभी उसे एक उल्टा शिवलिंग दिखाई देता है, जिससे वह समझ जाता है कि उन्हें कहां जाना होगा। वे उस जगह पर जाते हैं और देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर पानी नहीं गिर रहा है, इसलिए वे पानी गिराने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बाद उन्हें पानी आने का रास्ता मिल जाता है और वहीं पर रवि को एक शंख मिलता है, जिसमें एक पहेली लिखी होती है। जब वे उस पहेली को सुलझाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें अगले केव में जाना होगा, क्योंकि उनका अगला क्लू वहीं मिलेगा। इसी बीच राम को भी यह पता चल गया था कि रवि कहाँ है, और वह भी उसे ढूंढते हुए मंदिर की ओर आ रहा था। रवि के साथ बाकी लोग गुफा में जाने लगते हैं, लेकिन प्रताप बहुत थक गया था, इसलिए वह रवि से कहता है कि वे आगे बढ़ें। इसके बाद रवि, प्रियल और आदि गुफा के अंदर जाते हैं। तभी राम अपने लोगों के साथ आता है और उन पर हमला कर देता है। राम आदि पर गन पॉइंट करता है और रवि से कहता है। रवि ने राम से कहा कि अगर उसने खजाने के बारे में नहीं बताया तो वह आदि को मार देगा। यह सुनकर रवि ने राम से कहा कि वह उसे खजाने के पास ले जाएगा। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वे राम को अपने साथ ले जाने लगे। वहां पर उन्हें विष्णु भगवान की मूर्ति दिखाई दी, जिसके हाथ में शंख का। रवि ने अपने पास जो शंख था उसे मूर्ति के हाथ पर रख दिया। जैसे ही उसने शंख रखा, वहां एक और दरवाजा खुल गया, लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। तभी रवि को याद आया कि उसके पास छत्रपति शिवाजी महाराज का खंजर है। जब उसने उस खंजर को लॉक में डाला तो दरवाजा खुल गया। अब वहां का नजारा देखकर सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि अंदर का कमरा खजाने से भरा हुआ था। राम बहुत खुश हो जाता है और खजाने को देखने लगता है। रवि को यकीन नहीं आ रहा था इतनी जल्दी उन्हें खजाना कैसे मिल गया,
क्योंकि खजाने के लिए उन्हें 3 चाबियों की जरूरत थी। तभी रवि की नजर वहां एक बॉक्स पर पड़ती है। जब वह उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें खजाने की दूसरी चाबी होती है। यह देखकर रवि राम से पूछता है कि तीसरी चाबी कहाँ है, क्योंकि उसे शक था कि शायद तीसरी चाबी राम के पास होगी। यह सुनकर राम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यह खजाना नकली है। वह रवि को गोली मारने वाला होता है। तभी प्रताप वहां आता है और रवि को बचाता है। तब रवि प्रताप को बताता है कि यह खजाना असली नहीं है, क्योंकि असली खजाने में छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन है। तभी उसे एक और नोट मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद वह समझ जाता है कि असली खजाना यहाँ नहीं बल्कि रायगढ़ फोर्ट में है। तभी उन्हें पता चलता है कि बाहर पुलिस आई है। यह देखकर प्रताप रवि से कहता है कि वे दोनों रायगढ़ फोर्ट जाएंगे, जबकि प्रियल और आदि को पुलिस को संभालना होगा। इसके बाद वे लोग रायगढ़ फोर्ट चले जाते हैं, जहां उन्हें एक सीक्रेट रूम ढूंढना था। अच्छे से ढूंढने पर उन्हें वह रूम मिल जाता है और जब वे अंदर जाते हैं तो वहां बहुत अंधेरा होता है। रवि हर एक पत्थर को ध्यान से देखने लगता है। वह देखता है कि एक पत्थर पर आधा छंद बना हुआ है। वह उस पत्थर को पुश करता है, जिससे उनके सामने एक नया दरवाजा खुल जाता है। ये दरवाजा खजाने का दरवाजा था। रवि अपने पास की चाबी वहां लगाने लगता है और फिर वह प्रताप से कहता है कि उन्हें एक और चाबी की जरूरत है। यह सुनकर प्रताप रवि के एक हाथ पर गोली मार देता है और कहता है कि यह खजाना उसका है और वही इसे रखेगा। वो बताता है कि उसके पूर्वज भी इसी खजाने के लिए मारे गए थे, लेकिन अब यह खजाना उसे मिल चुका है। तभी हमें पता चलता है कि राम वास्तव में प्रताप के लिए काम करता था। प्रताप अपने पास की तीसरी चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। हमें यह भी पता चलता है कि प्रताप नहीं चाहता था कि लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करें। उसका कहना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले उनके गांव पर जिस राजा का राज था, वह खजाना उसका है, इसलिए वह अपना खजाना वापस चाहता था। वह यह भी चाहता था कि लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को भूल जाएं, और इसलिए वह इस खजाने को ढूंढ रहा था ताकि वह उनके सिंहासन को नष्ट कर सके। लेकिन जब प्रताप उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वह खुल नहीं पाता और अचानक हर जगह से पानी आने लगता है। रवि हंसने लगता है और प्रताप से कहता है कि जब वह उससे मिला था तब उसे समझ में आ गया था कि प्रताप एक धोखेबाज है, क्योंकि रवि ने अपने बारे में प्रताप को कुछ नहीं बताया था, लेकिन प्रताप ने उसे शिलेदार कहा था। यह सुनकर रवि को पहले ही प्रताप पर शक हो गया था, इसलिए वह उसे उतना ही बता रहा था जितना उसे जानने की जरूरत थी। फिर हमें पता चलता है कि तीसरी चाबी अब रवि के पास थी। वह उस चाबी को लगाकर दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन प्रताप उस पर हमला करता है। दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और अंत में रवि प्रताप को मार देता है। फिर वह दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन होता है। इसे देखकर रवि अपने हाथ जोड़ता है और वचन लेता है कि वह हमेशा इस सिंहासन और खजाने की रक्षा करेगा, क्योंकि राजा ने उनकी हर मुसीबत से रक्षा की है। यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। यह थी द सीक्रेट्स ऑफ शिलेदार की कहानी। अगर आपको यह कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।